जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एयरफोर्स पे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप प्रागा का एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वैन का पूरा रूप, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन। वैन की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। तो दोस्तों, अगर इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म हो जाएगी वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि हिस्ट्री से है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलता है। आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध हुआ था उसमें उसका वर्णन जो ऋग्वेद से मिलता है वो उसके कौन से मंडल से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वें। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है, जिसमें एक तरफ राजा सुदास तथा दूसरी तरफ 10 राजा मिलकर उनसे लड़ाई की थी, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। यदि मैं बात करूं तीसरे मंडल की, आपको पता होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल है तथा 1028 सूक्त है। तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्री की जानकारी मिलती है, जबकि जो आपका 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त वर्णित है, जिसके अनुसार चतुष्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनकी जानकारी मिलती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको सीक्वेंस बताना है, आपको सही क्रम बताना है महासागरों का। ये महासागर दिए गए हैं जो कि 5 महासागर है, उसका आपको सही क्रम बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए दोस्तों, इसके अगर राइट आंसर की बात करूं तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि आपका सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद में अटलांटिक महासागर, और फिर हिंद महासागर, आर्कटिक तथा उसके बाद में अंटार्कटिक महासागर। तो अगर इसके सीक्वेंस की बात करूं तो 2 5 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से सीक्वेंस आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, चाहे तो वो ग्रहों का क्रम पूछ ले एग्जाम में, या आपके महासागरों का पूछ ले, या जितने भी आपके महाद्वीप है 7 महाद्वीप, उन 7 महाद्वीपों का क्रम एग्जाम में पूछ ले, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आने की आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये सब भी आपको कवर कर लेने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आपका साइंस से है। क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। आपको बताना है कि जो पृथ्वी में ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद में दूसरी मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी अनुसूची संबंधित है। आपको बताना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी उससे कौन सी अनुसूची संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11वीं अनुसूची आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी। जबकि जो आपकी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची आपके 22 भाषाओं से संबंधित है, तथा जो 12वीं अनुसूची है वो शहरी विकास से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो अगर भारत के पहले रेल मंत्री की बात करूं तो वो थे ऑप्शन नंबर ए जॉन मथाई। जी हाँ दोस्तों, जॉन मथाई आपके भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो देखिए, इसको हम याद रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जिस प्रकार से रेलवे में जोन होते हैं, नॉर्थर्न जोन, साउथर्न जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, इसी प्रकार से ये जोन आ गया ना यहाँ पे, तो जॉन मथाई। तो आप इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ होने निश्चित है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करूं अगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीजिंग चीन। 2022 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होने हैं वो आपके बीजिंग चीन में होने हैं। देखिए दोस्तों, जो पूरा प्रैक्टिस सेट है कंप्लीटली आपके एग्जाम पे बेस्ड है। आप वीडियो को पूरा देखिए तथा वीडियो को अभी, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी की अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है वर्तमान में गोवा के सीएम कौन है? यानी आपको गोवा के मुख्यमंत्री बताना है। तो देखिए दोस्तों, गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। जी हाँ दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी में है मनोहर पर्रिकर, जो कि पूर्व में प्रमोद सावंत से पहले गोवा के सीएम थे, जबकि जो अशोक गहलोत है राजस्थान के सीएम, तथा पिनरई विजयन ऑप्शन नंबर डी में है, वो केरल के सीएम है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है तितली तूफान ने 2019 में कहाँ तबाही मचाई? तो देखिए दोस्तों, तूफान से और एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, गेम से, इनसे आपके करंट अफेयर्स टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सब आपको कवर कर लेने हैं और इसी चैनल पे भी आपको एग्जाम से पहले सब कुछ टॉपिक वाइज मिल जाएगा, सारा करंट अफेयर। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, स्पेशल फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप। तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा। देखिए दोस्तों, उड़ीसा में एक फोनी तूफान भी आया था, फोनी तूफान तथा तितली तूफान, ये दो तूफान आपके उड़ीसा में है और टॉपिक वाइज वीडियो में मैं आपको सभी कवर करवाने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आपके रीजनिंग से है। इसमें आपको बेमेल छांटना है, यानी आपको डिफरेंट चूज करना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है चिढ़ाना, व्यथा यानी दुख और उत्पीड़न, और ऑप्शन नंबर डी में है विध्वंस। तो देखिए, इसमें यदि भिन्न की बात करूं यानी अलग, डिफर की बात करूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विध्वंस। देखिए दोस्तों, जो चिढ़ाना है, व्यथा है और उत्पीड़न है, ये सभी एक ही बात है, यानी ये इन सभी का एक ही मतलब है, किसी को परेशान करना या सताना। जबकि जो विध्वंस है, इनका रिजल्ट है, आउटकम है, यानी ये इसके रिजल्ट के रूप में आता है, यानी विध्वंस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये इसमें आपको एनोलॉजी बतानी है। एनोलॉजी और डिफरेंट से आपके ऑड वन आउट से एक एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है एग्जाम में। और इसी प्रकार के मॉक टेस्ट के लिए आप वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इंतजार का संबंध उबन से है, तो शिक्षा का संबंध निम्न में से किसके साथ होगा? तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से इंतजार करने पर हमें उबन हो जाती है, उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने पे हमें क्या हो जाता है? ज्ञान मिलता है, यानी शिक्षा ग्रहण करने से ज्ञान मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये सीरीज से क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है। तो 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 17 और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, पहले 5 ऐड कर दिया 5 में, फिर उसके बाद 7 ऐड कर दिया, तो अब क्या करेगा, यानी 5 के बाद 7 फिर 9, हर बार 2 बढ़ाता जा रहा है। तो 17 में अगर 99 ऐड कर दूं तो वो हो जाएगा आपके पास 26, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है अनिल एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहता है, उसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, वह फोटो किसका है? यानी अनिल कह रहा है फोटो की ओर संकेत करते हुए, यानी उसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है, यानी उसकी माता का इकलौता पुत्र कौन हुआ? वह खुद हुआ, यानी खुद स्वयं हुआ उसकी माता का इकलौता पुत्र। यानी कह रहा है कि वो जो फोटो है उसका पिता वह स्वयं है, यानी फोटो वाले का पिता स्वयं है, तो वह फोटो किसका है? तो वह फोटो किसका है? अनिल के पुत्र का, यानी उसके पिता पुत्र का है ये फोटो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है,
यदि दूध को कागज, कागज को आटा, आटे को ऊन, ऊन को लकड़ी, लकड़ी को चमड़ा और चमड़े को इस्पात कहते हैं, तो निम्नलिखित में से फर्नीचर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी को चमड़ा यानी लकड़ी को चमड़े में कोडिंग कर दी गई है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, चमड़े का यूज करेंगे किसके लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, एक परिवार के सदस्य कहीं जा रहे हैं, इसमें बेटा पिता से आगे है, बेटी बेटे से आगे है और माँ सबसे आगे चल रही है, तो सबसे पीछे कौन है। तो देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि एक परिवार के सदस्य कहीं जा रहे हैं, इसमें बेटा है जो पिता से आगे है, यानी जो बेटा है वो पिता से आगे है, बेटी बेटे से आगे है, यानी जो बेटी है वो बेटे से भी आगे है, और माँ सबसे आगे है, यानी माँ इन सबसे आगे है, तो यहाँ पे इनकी माँ सबसे ही आगे है। तो सबसे पीछे पूछ रहा है हमें, तो सबसे पीछे कौन हो गया, इनका पिता, यानी पिता सबसे पीछे है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक दिशा में होगी। देखिए दोस्तों, एक दिशा में होने का मतलब है ऊपर नीचे, यानी जब 360 डिग्री का कोण बनाएगी सुई तो वो ऊपर नीचे होंगी, यानी एक ही दिशा में। तो हम इसके लिए समय निकालने के लिए सूत्र का यूज करते हैं 60/11 गुणा बजकर, यानी बजकर का समय लेंगे पहले वाला समय, तो 5 से 6 बजे के बीच में तो हम 5 लेंगे, तो यह आ जाएगा 300/11। यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो यह आएगा आपके पास 5:27 सही 3/11 मिनट, यानी 27 सही 3/11 आएगा, जो कि 5 बज के है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, तो इसमें क्या किया है कि जो 7 है उसे 3 से मल्टीप्लाई किया है पहले, यानी 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 7 या 21, और फिर उसमें जो बीच वाला है 9 ये ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास कितना 30, तो ये 30 आ गया। फिर जो उसमें ये वाली संख्या है इससे डिवाइड किया है, यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। उसके बाद इसी प्रकार से सेकंड में 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, और फिर उसमें 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 22। अगर फिर उसको 2 से डिवाइड करूं तो ये आएगा आपके पास 11, जो कि दिया भी गया है। इसी प्रकार से हम इस तीसरी सीरीज में कर देंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, फिर उसमें 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 18, जिसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 9, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय मैं सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हूं और मेरी परछाई सुरेश के पीठ पर पड़ रही है। सुरेश किस ओर मुख करके खड़ा है, यानी सूर्यास्त की बात कर रहा है, तो उसका मुख सूर्य किस तरफ होगा, पश्चिम की तरफ। सूर्यास्त को सूर्य पश्चिम की तरफ, और वो सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, यानी इस तरफ मुख कर रखा है पश्चिम की तरफ। और जो मेरी परछाई है, यानी इसकी परछाई किस तरफ पड़ेगी, यानी इसकी जो परछाई है वो पूर्व दिशा की तरफ पड़ रही है, यानी वो सुरेश की पीठ पे पड़ रही हैं। यदि सुरेश की पीठ पे पड़ेगी तो सुरेश का मुख किस तरफ होगा, पूर्व दिशा की तरफ होगा, तभी उसकी ये क्या होगी, पीठ होगी। तो पूछा क्या है, सुरेश का मुख किस तरफ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्व दिशा की तरफ सुरेश का मुख है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमेशा इनका अंतर निकालना होता है। अंतर है 2, और जो विक्रय मूल्य के पास वाली संख्या हो, यानी विक्रय मूल्य के पास वाली संख्या 14, इसे 14 से मल्टीप्लाई करके गुणा 100 कर देते हैं,
बटा भाग करके, तो ये हो जाएगा 1/7। और 1/7 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14 से ही 2/7% लाभ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें आपको हमेशा अंतर निकालना है, फिर जो विक्रम मूल्य के पास वाली संख्या है उससे डिवाइड करके 100 से गुणा कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितनी दो गुणी दी जाए हमें, यानी जितना भी गुणा दिया जाए उससे एक कम, यानी 2 गुना दिया है तो 1 कर लेंगे, और कितने वर्षों में हो रही है, 12 वर्षों में, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 से ही 1/3%, यानी 8 से ही 1/3% क्या है, रेट है। तो ये गुनी जितनी भी गुनी दिए जाए उसमें इसी प्रकार से आपको परसेंटेज निकालनी है, तथा इस परसेंट से आप अगले भी निकाल सकते हैं कितने वर्ष में कितनी गुनी होगी, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात 1:2 था, परंतु अब आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। तो देखिए दोस्तों, 1:2 था 10 वर्ष पहले, और जो वर्तमान अनुपात है वो है 3:4, और इनके वर्षों का अंतर दिया है कितना, 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष पहले का अनुपात है ये 1:2। तो इनका अंतर कितना है, 2, इधर भी अंतर कितना है, 2, यानी 2 अंतर दिया है हमें 10 वर्ष के बराबर। तो अब एक इकाई का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5 वर्ष। और हमसे क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का योग, यानी वर्तमान आयु दी है 3:4 में, तो 3 और 4 को जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 7। 7 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7×5 35, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी दोनों की आयु का योग होगा 7:35। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, इस प्रकार करते हुए 1/32 132 तक। तो इसमें क्या किया है कि जो ये 4 और ये 20 है वो 4 गुणा 5 का मल्टीप्लाई है, ये जो है 11 गुणा 12 का मल्टीप्लाई है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो पहले जितने भी ऊपर संख्या हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसे हमें ऐड कर लेना है, यानी 8, और फिर ऊपर तो आ गया 8, और नीचे बटा में क्या करना है कि जो पहले मल्टीपल था इनके मल्टीपल ऐसे करने हैं जिनका अंतर 1 हो, यानी 4 गुणा 5 20 होता है और अंतर भी 1 है। तो यदि हम 4 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी 8/48 आपके पास आ जाएगा। तो ऑप्शन में 8/48 नहीं दिया, यानी इसे फिर से काट दिया गया है। तो 8 छकी 48, यानी 1/6 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आपको करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 12.5% 20 हो तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए दोस्तों, 12.5% जिसकी, क्योंकि इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 12.5 को 2 से गुणा कर देंगे, यानी 25% बना लेंगे। यानी 25% किसी संख्या का, तो अब अगर परसेंटेज को 2 से गुणा किया है तो इस संख्या को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 40 हो जाएगा। यानी 25% यदि 40 है तो हमें कितना निकालना है, 40%। तो हम क्या करेंगे, यानी अगर 40 25% है तो हम निकालेंगे कितना, 40%। अगर 100% निकाल लेते तो 100 से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे हम 40% निकाल रहे हैं। तो 5 से 5 बार और 5 से 8 बार, फिर ये 5 से 8 बार, तो 8 × 8 64, यानी आपके पास आ जाएगा 40% 64। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक व एक कमेंट जरूर करें, और आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है,
एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिए दोस्तों 40% वृद्धि कर रहा है यानी 40 और 100 में 40 वृद्धि यानी 140 और प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 200/7। जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा आपके पास 28 सही 28.57 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, यदि 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में करते हैं तो कितने लोग उसे 20 दिन में पूरा कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों किसी काम का 3/5 भाग 12 व्यक्ति करते हैं तो हम पूरा काम निकाल लेंगे, यानी पूरा काम को कितने व्यक्ति करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये फ्रैक्शन होती है 3/5 इसको उल्टा करके यानी 5/3 करके व्यक्तियों से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 यानी 20 व्यक्ति उस काम को 10 दिन में पूरा काम कर देंगे। तो अब हम लगा देंगे MDH वाला फॉर्मूला, यानी 20 व्यक्ति यदि 10 दिन में किसी काम को करते हैं तो 20 दिन में कितने व्यक्ति यानी M2 कितने व्यक्ति कर पाएंगे। तो 20 से ये 20 कट गया यानी M2 बराबर आ गया 10, तो यानी 10 व्यक्ति उस काम को पूरा कर देंगे 20 दिन में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नॉन वर्बल से, जो कि 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें आपको एनोलॉजी बतानी है, एनोलॉजी फिगर है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या किया है कि जो ये आकृति है इसका ये दर्पण प्रतिबिंब दे दिया, इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे दे दिया, तो इसी प्रकार से इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे हो जाएगा, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें ये दिया है इसका स्टैंड ये क्या है चौकोर है यानी वर्गाकार में है, जबकि जो इसमें है ये क्या है ये गोलाकार है वर्गाकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में ये वर्गाकार है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों आकृतियां सिमिलर हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें आपको डिफरेंट आकृति यानी डिफरेंट आकृति चूज करनी है। तो देखिए दोस्तों अगर इसमें राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों कैसे कि जो ऑप्शन नंबर ए बी व सी इसमें किसी न किसी प्रकार से आपको एक वृत्त बना दिया गया है, ये त्रिभुज बना दिया गया है, यानी इनमें एक त्रिभुज बन रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, ये चतुर्भुज बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ऑड वन आउट यानी डिफरेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जो कि मैंने आपके ऑफिशियल पेपर से लिए हैं, जो कि आपके साइट पे डला हुआ है CASB पे। तो इसमें आपको नेक्स्ट फिगर बतानी है, यानी ये सीरीज से क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि जो ये आडी वाली ये वाली है, इसमें एरो जो थोड़ी तिरछी है ये ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, यानी अब क्या होगी नीचे जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर C D व B में दिया गया है। देखिए दोस्तों सी राइट आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो दो आकृति हैं उनको दो जो एरो हैं उनको तिरछा कर दिया, जबकि सभी आकृतियों में ऊपर एक एक में ही क्या है एरो तिरछा है। तो ऑप्शन नंबर या तो बी और या डी, फिर ऑप्शन नंबर डी इसलिए राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि जो इसमें ये ऊपर वाली फिगर है, यानी जो आधी एक तरफ ज़्यादा हिस्सा है एक तरफ कम हिस्सा है, फिर ये नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे, तो अब ये ऊपर चल जाएगी लेकिन एक तरफ अधिक हिस्सा होगा तथा दूसरी तरफ कम हिस्सा होगा, जबकि जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोनों तरफ बराबर हिस्सा कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको अगली आकृति बतानी है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या किया है कि जो ये बार वाली आकृति है, ये बार वाली आकृति है बड़ी वाली, इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री चला रहा है, यहाँ पे लिया है, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री यहाँ पे आ गई, फिर क्लॉकवाइज 90, तो अब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद क्या है जो इन छोटी वाली आकृति है इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ले जा रहा है यहाँ पे, फिर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो अभी यहाँ पे आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम के, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ये आपके ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट में दिए गए क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको वेन डायग्राम बताना है। वेन डायग्राम बताना है डॉक्टरों, वकीलों और पेशेवरों। आपको डॉक्टरों, वकीलों और पेशेवरों के लिए वेन डायग्राम बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, जो डॉक्टर है और वकील है वो सभी क्या है, प्रोफेशनल है, यानी क्या है, पेशेवर है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट। आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर तो बताना ही है, साथ में जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बारे में भी, उसका भी आंसर देना है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यानी लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। तो आप अच्छा कमेंट करते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो इसका राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी काबारती। काबारती लक्षद्वीप की राजधानी है, कैपिटल। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और साथ में ये भी बताना है कि वीडियो कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट कैसा था। और यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो एक लाइक व कम से कम एक शेयर जरूर करें। मेरी मेहनत को सफल होने के लिए ये काम तो आप कम से कम जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। आपको जो फिनलैंड की फिलहाल में जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है, उसके बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने दोस्त सही से आंसर दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार एक अच्छे कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।